और नोट में पहला पॉइंट लिखो सेलुलोज। पहला पॉइंट लिखना सेलुलोज के अपचयन के कारण, सेलुलोज के अपचयन के कारण, पेज नंबर 20 नीचे से थर्ड या फोर्थ लाइन, नोट का पहली हेडिंग। सेलुलोज के अपचयन के कारण कागज पीले रंग का हो जाता है। सेलुलोज के अपचयन के कारण कागज पीले रंग का हो जाता है। हेडिंग लगाओ रे CHSL 2017 इस क्वेश्चन के ऊपर। CHSL 2017 में एक क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था कि कागज का पीला रंग कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। तो कौन से कारण होता है रे? अपचयन के कारण। ठीक है, अपन ये कॉपी लाते हैं, कॉपी कुछ दिनों बाद में वो पीले कलर की दिखने लग जाती है, वो किसके कारण दिखती है रे? अपचयन के कारण। सेकंड पॉइंट, सेकंड नोट का सेकंड पॉइंट लिखो। वॉल्यूम बढ़ा थोड़ी सी, मैं बाहर भेज दूंगा। अभी भी नहीं आ रही तेरे पास? नहीं आ रही तो यहाँ बैठ जाओ आगे नीचे। हाँ, नोट का सेकंड पॉइंट लिखो रे। लिखो लोहे पर, लोहे पर O2 व H2, O2 व H2O के कारण, O2 व H2O के कारण जंग लग जाती है। O2 व H2O के कारण जंग लग जाती है, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां से आपके 4 क्वेश्चन है रे। पहला, जंग के लिए उत्तरदायी O2 है H2, यह अभिक्रिया कहलाती क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको जंग से बचाने के लिए कौन से तत्व की परत चढ़ाते हैं? जस्ता, जिंक। ठीक है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। अलग अलग टाइम पे ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपके एग्जाम में आता रहा है, तो इस नोट को स्टार लगा लेना, पहले ही बता रहा हूं। ये आपको याद रखने हैं। 4 क्वेश्चन है जंग के लिए जिम्मेदार। देखो, इसको यदि आपको ऑप्शन में कई बार ये नहीं मिलेगा H2O, लेकिन ये 100% मिलेगी। ये बात, ओए क्या हो रखा आज? मैं आपको टाइम देता हूँ ना बात करने के लिए, तब कर लिया करो। हाँ, तो सबसे मेन घटक कौन है जंग के लिए? O2। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहे, आपको नहीं मिले, आप सोचो यार O2 H2O नहीं है, ध्यान रखना नहीं हो सकता कई बार ये, लेकिन ये आपको 100% मिलेगा। बचाने के लिए तत्व कौन सा चाहिए आपको? जिंक। ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? गैल्वेनीकरण। और ये घटना कौन सी कहलाती है आपकी? ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, अपचयन ऑप्शन में आता है वहां। और आपके जस्ट आगे जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तब 2 नाम आएंगे, अपचयन एंड उपचयन। ठीक है, अब देखो यहाँ एक सिर्फ डंडी का ही तो फर्क है। सिर्फ यदि ये डंडी लग जाए तो ये अपचयन बन जाएगा ना।
इतना ही फर्क है ना। ध्यान रखना, कई बार ऑक्सीकरण की जगह आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा हिंदी वालों, और ये सही है, उपचयन। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है? उपचयन। तो ये दिमाग में रख लेना, सिर्फ इतना डंडी का ही फर्क है, सिर्फ इसी का। आगे आगे आप ये 10वीं की क्लास में आज पहले लेसन खोलोगे ना, तो जब आपको ऑक्सीकरण या अपचयन जो अभिक्रिया आएंगी, वहां हेडिंग के तौर पे ये दो ही शब्द लिखे हुए मिलते हैं आपको। ऑक्सीकरण तो बाद में लिखना चालू किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इस डंडी का इतना ही फर्क है। वहां आप देखते रहो कि यार ये ऑक्सीकरण कहाँ रह गया, तो इसको पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना। यदि ऐसे दो शब्द एक साथ दिख जाए ना, तो इनको पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ कौन सा क्या बता रहा है, ठीक है। नोट का थर्ड पॉइंट। हाँ एक बात बताओ रे, लोहे के जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। तो नोट का थर्ड पॉइंट लिख दो, लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। नोट का लास्ट पॉइंट, पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट MnO2, पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है, पायरोलुसाइट मैग्नीज का अयस्क है। अब लिखो नोट का लास्ट पॉइंट, इसका नाम बताओ रे पहले। पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान रखना रे, इसका नाम कई बार आप भूल जाते हो, तो इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पहले तो इसका अलग से नाम लिख दो, फिर लिखेंगे इसका उपयोग। पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ रे, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ये खा जाता है, ये जो पर है ना, पर ये खा जाएगा। यदि पहले चारों ऑप्शन क्लियर तरीके से चेक कर लेना कि कहीं भी ये नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है, यदि ये पर नहीं लगा हुआ है ना किसी में और मैग्नेट लिखा हुआ है, तो आप फिर आंसर मैग्नेट वाला करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना, कई बार ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है एक दो एग्जामों में यहाँ, तो ये ध्यान रखना, कई बार इसको खा जाता है। क्योंकि यदि पेपर बनाने वाला साइंस का नहीं हुआ, मान लो साइंस वाले को ये किसी आर्ट वाले को ये कह दिया कि आपको 5-7 क्वेश्चन किसके डालने हैं रे, साइंस के डालने हैं, तो फिर उसको इतना नॉलेज नहीं रहता कि यहाँ पर लगाना जरूरी है, तो इसलिए वहां मैग्नेट कर देते हैं। फिर कोई कोर्ट वोट में भर्ती जाती है आपके, एसएससी ने तो आजकल ये परमानेंट इलाज कर रखा है कि कोर्ट में कोई क्वेश्चन ले जा ही नहीं सकते आप, ये तो एसएससी का बढ़िया काम है। लेकिन यहाँ राजस्थान में बहुत जाती है, तो ध्यान रखना कई बार ये पर नहीं लगा हुआ होता। इसका उपयोग लिख दो नीचे, यूज, जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। एडिंग लगा दो, ऐप ब्लॉक, ऐप ब्लॉक। देखो रे, आप पहले एस ब्लॉक के, एक बार दोबारा थोड़ी सी कहानी याद करवा देता हूँ। एस ब्लॉक के पहले ब्लॉक और तत्व को क्या कहा था आपने? क्षार धातुएं। इसके बाद में अपन ने किसको क्या कहा? क्षार मृदा धातुएं। ये बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके कि कौन सा ब्लॉक क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है। ये भी आप एक बार सीडीएस का पेपर उठा के देखना, जो अभी लगा है ना जस्ट, तो शायद 2 या 3 दिन पहले सीडीएस का पेपर था, उसका एक बार पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो फिर आपको साइंस का लेवल पता लग जाएगा कि साइंस किस लेवल की आई है वहाँ। हाँ, इसके बाद में डी ब्लॉक की 3 श्रेणियां कौन कौन सी? 3D, 4D और 5D। ये सारे के सारे कौन से तत्व हैं रे? संक्रमणशील धातुएं, ठीक है। इसके बाद में बोरोन वाला बोरोन परिवार, बोरोन के बाद में कार्बन, ये कार्बन परिवार कहलाता है। नाइट्रोजन वाले को कोई अलग नाम दिया था अपन ने? नहीं दिया था।
पक्का? ठीक है, ऑक्सीजन वालों को क्या दिया था? चालकोजंस। क्या दिया था रे? चालकोजंस। कारण क्या था चालकोजंस का? क्योंकि जो इसके एस होते हैं वो क्या बनाते हैं रे? ऑक्साइड और सल्फाइड। ठीक है, इसके बाद में कौन आया? फ्लोरीन। फ्लोरीन वाले को क्या कहा अपन ने? हेलोजन। क्योंकि हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना रे, पहले 4 तत्वों पे ये चीजें लागू होती हैं, लास्ट वाले तत्वों पे चीजें लाइनें लागू नहीं होती है। इसमें भी पहले 4 पे लागू होगी, कौन सी रे? हेलोजन वाली। हेलोजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि लवण बनाते हैं। और इसके बाद में वाली कौन सी गैसें आ जाएंगी आपकी? अकरीय गैसें। इनका नाम अकरीय गैसें, नोबेल गैस। ठीक है, कारण या उत्कृष्ट गैस। ध्यान रखना, 3 नाम मेरे इस वाले परिवार के, अकरीय गैस, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस। ठीक है, तीनों एक ही इसी परिवार के नाम है। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी गैसें आ जाएंगी आपकी? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन याद रहे ना रहे, लेकिन ऊपर वाली गैसें आपको हमेशा याद रखनी है विथ परमाणु क्रमांक। लास्ट वाली के परमाणु क्रमांक के हिसाब से 2, 8, 8, 18, 18 और 32 का गैप आएगा। जो अपन ये जादुई संख्याएं लिखते हैं वो जादुई संख्याएं किसकी हैं रे? कायदे से अक्रिय गैसों की संख्याओं में, अक्रिय गैसों में जितने आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो उनकी जादुई संख्या है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे? 2। इससे आगे वाली में गैप कितने का आता है? 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और लास्ट में 32। ये गैप जो अपने जादुई संख्याएं लिखते हैं, ये अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पाने के लिए जो संख्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। ये याद रख लो, बीच में से कुछ कुछ तत्वों के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या नाम है, परमाणु क्रमांक याद रख लो। तो यदि आपको ऐसा है तो आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हो। आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे मान लो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने सबकी लिखवा रखी है, आपको इतना पता चला कि ये सदस्य कौन से परिवार का है रे? बोरोन परिवार का है। अगले ने ऑप्शन बनाते समय मान लो एक सिस्टम कर दिया रे, बोरोन, बोरोन वाले मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया कि क्या नाम है, बैंगन आलू वाला जो सिस्टम है वो इसमें आपने यहाँ सेट हो रहा है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे दिया कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय उसने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं आपको। अब यदि आपको थोड़ा बहुत ही पता है कि ये पी ब्लॉक के पहले वर्ग का तत्व है, अर्थात इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा पी में? केवल 1 आएगा। तो आगे देखना ही नहीं है कि किसके पी के, जो पी लास्ट वाला पी है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसी तरीके से हेल्प करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक मैं इसीलिए लिखवा के आया हूँ, बीच बीच में आपको परमाणु क्रमांक इसीलिए लिखवाए हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट ट्रिक वाली यहाँ तो आपको फिट बैठ जाएंगे, क्योंकि वो संख्याएं आपके साथ चलेंगे, 2, 8, 8, 18 वाली। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या पी ब्लॉक में सारी साथ चलती हैं 2, 8, 8, 18 वाली, या बीच में एक को खा जाते हो? 1, 8 को क्या कर देंगे अपन यहाँ से? खा जाएंगे, ये ध्यान रख लेना रे। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं रे? एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमणशील धातुएं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ रे साइंस वालों एक बार। क्यों कहते हैं? आपको यहां से इसका मतलब पता हो जाना चाहिए। यदि आपने डी ब्लॉक में ये चीज याद है आपको, डी ब्लॉक में ये तो मैं समझा के आया हूँ कि संक्रमणशील धातुएं क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंतिम जो उपकोष हैं 2, वो क्या रहते हैं? सदैव खाली रहते हैं। ये देखो रे, आप एक चीज देखो, जब आपका 3D शुरू होता है तब आपके पास 4F नहीं आता, क्या 4D में आता है? नहीं आता। जब आप 5D को शुरू करते हो तब कौन आता है रे? 4F आता है, तब आता है ना। तो ध्यान रखो, ये एक देखो होगा क्या, आंतरिक का क्या होगा? इंटरनल। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन तुम किसको देते हो रे? लेंथेनाइड श्रेणी में पहला इलेक्ट्रॉन अपन लेंथेनम को देते हैं। ठीक है, 57 नंबर पे जो बैठा है। उसके बाद में कौन शुरू जाती है? एफ ब्लॉक श्रेणी शुरू जाती है। ठीक है, इसलिए ये आंतरिक जो कोष था ये क्या रह गया रे? अब खाली रह गया है। ठीक है, इसी कारण इनको क्या कहते हैं रे? आंतरिक संक्रमणशील धातुएं। क्योंकि पीछे एक कोष को आपने अधूरा छोड़ने के बावजूद आप पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हो? एफ में भर रहे हो। ठीक है, तो ये आंतरिक जो एक इसका कोष खाली बैठा है, ठीक है, इसको कारण इनको क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमणशील धातुएं कहते हैं। ये कितनी श्रेणियां हैं रे? 2। पहली
लेंथेनाइड। लेंथेनाइड की शुरुआत कहां से होती है रे? 57 पे कौन है? लेंथेनम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है रे? 57। ठीक है, इसके बाद में 58 से लेकर कहां तक जाएगी? 71 तक। कितना कहां तक जाएगी? 71 तक। ऐसे मत सोचना, इसकी गिनती देखो रे, अपन वैसे गिनती शुरू करते हैं। कोई आपको गिनती बोलता है तो शुरू कहां से करते हो? अब जैसे 58 बोला तो 59 से शुरू करोगे तुम लोग। यहाँ 59 से नहीं करनी है, इसी से करनी है। यदि 59 से की तो क्या हो जाएगा? एक तत्व है कम हो जाएगा, वो आपको यहीं से शुरू करनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यदि यहां से नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी रे? एक कम हो जाएगी। हाँ, दूसरा, वैसे देखो एफ ब्लॉक की श्रेणी में लेंथेनाइड श्रेणी, अगला ये बोले कि लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की संख्या होती है कितने बताओगे रे? 14। लेकिन आपको ये कहते हैं कि लेंथेनम सहित तत्वों की संख्या होती है, तब कितनी हो जाएगी? 15। अरे 17 कहां से बोल रहा है तू? तो मैं 3 कहां से लाऊंगा? तू ये सोच रहा है कि मेरे पास यहाँ तक आवाज नहीं आएगी तो तू तू जो बोलता है वो यहाँ ऐसा ऐसा लिप्स दिखते हैं ना तेरे वाले। हाँ, तो ये सीधा सीधा कितने हो जाएंगे रे यहाँ फिर? 15। यदि एक्टेनाइड, और दोनों को याद रखना, यदि आपको सीधा बोले एक्टेनाइड एफ ब्लॉक की श्रेणी में तत्वों की संख्या 14, इसमें भी 14। ठीक है, लेकिन यदि तत्वों को शामिल कर दे पहले वालों को, क्योंकि नाम तो उन्हीं के आधार पर है भाई, नाम तो इस लेंथेनम के आधार पर तो चल रहा है। यदि इसको शामिल कर दे तब तत्व संख्या कितनी हो जाएगी? 15। और उसमें एक्टेनियम को शामिल कर दे तो तत्व संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब एक इसकी कहानी में एक लिखा के आया था आपको डी ब्लॉक में, एक लाइन लिखवाई थी इसके लिए मैंने। पेज मत पलटे, एग्जाम में कॉपी नहीं होती वहां। पेज पलटोगे दिमाग पे जोर नहीं लगेगा, पेज पलटो ही मत। हाँ, एक लाइन लिखवाई थी। और मैंने कहा था याद रखना। है, हाँ, दुर्बल मर्दा तत्व है, रेयर अर्थ एलिमेंट। कितनी संख्या होती है इनकी? 17। कितनी होती है रे? 17। जिसमें 14 तत्व तो किसके आगे? इसके। ठीक है, और बाकी तत्व किसके आ जाएंगे? ऊपर वाले। ठीक है, जिसमें एक स्केडियम, दूसरा यट्रियम, और तीसरा लेंथेनम। ठीक है, तो ये तत्व यहाँ आपके शामिल हो जाएंगे। इन तीन को शामिल, सात जोड़ के और साथ में इन 14 को जोड़ के, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? दुर्बल मर्दा धातुएं। दूसरा, लेंथेनाइड की एक बात और है, कभी भी आप इनको शुद्ध रूप में काम में नहीं ले सकते, आपको इनकी मिश्र धातुएं बनानी ही पड़ेंगी, तभी आप इनको क्या कर सकते हो रे? काम में ले सकते हो। एक मात्र ऐसा है ये कि जिनकी शुद्ध धातुएं कहीं भी किसी भी तौर पे काम में नहीं ली जाती हैं, इनको मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं को, इसी कारण इनकी मिश्र धातुओं को मिश्र धातुएं कहते हैं रे। क्या कहते हैं? मिश्र धातुएं कहते हैं। ठीक है, तो लिखो लेंथेनाइड का पहला पॉइंट। लेंथेनाइड हेडिंग मत लगाना, पहले दो लाइन लिख लो। लगा दी? नहीं लगाई ना? लिखो, एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमणशील तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमणशील तत्व कहते हैं। इनकी दो श्रेणियां पाई जाती हैं। इनकी दो श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली हेडिंग लगा दो, लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी। पहला पॉइंट तो वही लिख दो, ये लेंथेनम के बाद शुरू होती है।
कोष्टक में परमाणु क्रमांक लिख देना Z57। यह लेंथेनम के बाद शुरू होती है। अगला पॉइंट, इसके बाद, किसके बाद रे? लेंथेनम के बाद। ये थोड़ा सा हिंट लगा लिया करो कि इसके बाद की बात हो रही है। इसके बाद अगले 14 तत्व है। इसके बाद के अगले 14 तत्व है। पहली श्रेणी का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, पहली श्रेणी का पहला तत्व है सेरियम। पहली श्रेणी का पहला तत्व है Z58 सेरियम होता है, तथा अंतिम तत्व है, लुटेटियम Lu। परमाणु क्रमांक 71। अंतिम तत्व है लुटेटियम Lu। Z71 होता है। इसके इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में जाएंगे? 4f या 5f? इसके इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में प्रवेश करेंगे? 4f या 5f? किसमें प्रवेश करेंगे रे? 4f में। तो लिख देना इस श्रेणी के तत्व के इलेक्ट्रॉन, इस श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करते हैं। फोर एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। अगला पॉइंट, इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, इन्हें दुर्लभ मर्दा तत्व कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, क्या कारण है, ये अपन डी ब्लॉक में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वहां से आप क्रॉस चेक करना इसको। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन लिखो रे। लेंथेनाइड 15, बस इतना ही क्वेश्चन है। लेंथेनाइड 15, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो अर्थ है क्या है? व्हाट इज लेंथेनाइड 15? बता के आ गया, दिमाग लगाओ, अभी पढ़ा के आया हूं जस्ट ही। अरे अभी जस्ट ही पढ़ा के आया हूं, आज ही। लिखवाया नहीं है, लिखवाया नहीं है, कॉपी में मत देखो, यही बोर्ड पे अभी लिख के आया हूं। ये नहीं लिखाया था यहाँ कि यदि आप लेंथेनम को शामिल कर लोगे तो कितने तत्व हो जाएंगे रे? 15। तो उसी का दूसरा रूप है कि लेंथेनाइड 15। तो नीचे लिख देना लेंथेनम सहित लेंथेनम सहित लेंथेनम सहित कुल 15 तत्व है।
और एग्जाम का देखो ध्यान नहीं है, लेकिन 2022 में क्वेश्चन आया था आपके सेम ऐसा कैसा, लेंथेनाइड 15 क्या है। एसएससी के 2022 में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम का नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है अभी। तो सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन आया, तो ध्यान रखना, यदि ये इसके ऊपर पूछ सकता है ये बात, तो ये एक्टेनाइड के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, रुक रहा है, एक्टेनाइड पे भी लागू होती है। अगला आपको कह सकता है एक्टेनाइड 15 क्या है। ठीक है, तो वहां क्या बोल दोगे रे, एक्टेनियम सहित कुल कितने 15 एलिमेंट, कौन सी श्रेणी के, एक्टेनाइड श्रेणी के। ठीक है, नोट लगाओ रे, लिख देना, इन धातुओं का शुद्ध उपयोग नहीं होता है, इन धातुओं का शुद्ध उपयोग नहीं होता है। इनका उपयोग, इन धातुओं का शुद्ध उपयोग नहीं होता है, इनका उपयोग मिश्रण या मिश्र धातुओं के रूप में करते हैं। इन धातुओं का शुद्ध उपयोग नहीं होता है, इनका उपयोग मिश्रण या मिश्र धातु के रूप में करते हैं, जिन्हें जिन्हें मिश्र धातुएं कहते हैं, जिन्हें मिश्र धातुएं कहते हैं। देखो रे, मिश्र धातुएं बनती कैसे हैं। लेंथेनाइड, ठीक है, कितना मिलाओगे रे, रुक जा रे, 94 से 95% लेंथेनाइड का अर्थ हो गया 14 के 14 एलिमेंट। ठीक है, प्लस आयरन कितना, लगभग 5%, लगभग का सिंबल लगा लेना आगे, कितना, लगभग 5%। अब ये सारी कहानी यही नहीं खत्म हुई है, अब होगा सबसे असली खेल। सल्फर कोमा कार्बन कोमा सिलिकॉन कोमा कैल्शियम कोमा एल्यूमिनियम के कुछ अंश, इनकी कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, पॉइंटों के हिसाब से परसेंटेज में इनकी मात्रा इसमें मिलाई जाएगी रे। तो लिख दो कि मिश्र धातुएं बनाने के लिए सबसे लेंथेनाइड के बाद में यदि सबसे मेन घटक है तो वो तो कौन है रे, आयरन। इस आयरन के अलावा यदि किन्हीं की अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो किसकी मिलाते हैं रे, इसकी मिलाते हैं, या तो सल्फर की मिलाई जाएगी, या कार्बन की, या सिलिकॉन की, कैल्शियम की, या एल्यूमिनियम की। हेडिंग लगाओ रे, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी कहां से शुरू होगी रे, वो लेंथेनम से शुरू हो रही थी, ये कहां शुरू हो जाएगी, एक्टिनियम से। तो लिखो, यह एक्टिनियम यह एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89, यह एक्टिनियम से शुरू होती है। इसके बाद वाले 14 तत्व है, इसके बाद वाले 14 एलिमेंट दूसरी श्रेणी का निर्माण करते हैं, दूसरी श्रेणी का निर्माण करते हैं।
लिखो, इस श्रेणी का पहला तत्व है, कौन होता है रे? थोरियम। इस श्रेणी का पहला तत्व है थोरियम होता है। परमाणु क्रमांक 90, प्रतीक TH। तथा अंतिम तत्व है लोरेंशियम में होता है परमाणु क्रमांक 103। अंतिम तत्व है लोरेंशियम होता है। इसका प्रतीक है रे LR। देखो रे, इसमें यहाँ से आपके जो ऐप ब्लॉक है ना, अब तक इतना जितना पढ़ा है, यहाँ से सबसे बड़ा खेल है ना जो क्वेश्चनों का है, वो इतने खास क्वेश्चन नहीं बनते। यहाँ से फिक्स वाले क्वेश्चन है, जैसे लेंथेनाइड श्रेणी शुरू कहाँ से होती है? लेंथेनम से, अर्थात परमाणु क्रमांक 57 के बाद। ये याद रखना एक तो वहां से आपको। दूसरा, लेंथेनाइड श्रेणियों के पहले और अंतिम तत्व कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं। तो उसका पहला कौन सा है? सेरियम। और अंतिम कौन सा है? लुटेटियम। ठीक है, इसका पहला कौन सा है? थोरियम। और इसका अंतिम कौन सा है? लोरेंशियम। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, इसमें कोई ज्यादा खेल आपको याद रखना नहीं है। ठीक है, बाकी आप जैसे थोरियम की बात है, थोरियम आप पहले से पढ़ के आ चुके हो कि ये रेडियो एक्टिव है, इसके अपने को इतनी खास टेंशन नहीं है। बस एक चीज और ध्यान रख लेना कि पहले वाली श्रेणी के इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं रे? 5f में प्रवेश करते हैं। लेंथेनाइड 15 या एक्टेनाइड 15 बोल दे तो पहले डी ब्लॉक वाले फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर देना है? इसमें शामिल कर देना है, जिससे इनके नामकरण पड़े हुए हैं। जैसे लेंथेनाइड का नामकरण किस पे है? लेंथेनम के नाम पे। ठीक है, तो उस लेंथेनम को वहां शामिल कर देना। और एक्टेनाइड का नाम किस पे है? एक्टेनियम पे, तो एक्टेनियम को इसमें शामिल कर देना। इतने ही यहाँ से खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हाँ, ये मिस धातु वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अब तक आया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज दर्शा रहे हैं ये किसी दूसरे तत्व के द्वारा प्रॉपर्टीज नहीं दर्शाई जाती, सिर्फ ये 14 एलिमेंट ही दर्शाएंगे ये तत्व है। ठीक है, दूसरा, जो ये दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक आपके एग्जाम में कभी आए हुए नहीं है, लेकिन इनकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इनके ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। जैसे आपको यदि याद हो तो मैंने आपको एक CGM का क्वेश्चन लिखवाया था, याद है? CGM आता कहाँ है पहले तो ये बताओ, CGM आता कहाँ है? कौन से ब्लॉक में आता है पहले तो ये बताओ? S में आता है। ठीक है, पहले आवर्त में, पहले वर्ग में आता है, लास्ट में बैठा है। ठीक है, तो CGM का एक क्वेश्चन लिखवाया था मेरे, आपको याद हो तो इसको किस में प्रयोग करते हैं? कौन सी घड़ी में? परमाणु घड़ी में। ये सेम का सेम क्वेश्चन है आपके कल जो 2 या 3 दिन पहले CDS का पेपर लगा था ना, उसमें सेम का सेम क्वेश्चन था, कथन में आया था ये। अभी मैं पेपर तो नीचे रख के आ गया, किसी लड़के का था, नहीं मैं आपको यहीं दिखा देता। हाँ, लेकिन 5-7 दिन बाद में मैं वो जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, वो यहाँ स्लाइड पे डाल दूंगा या लिख के ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। मैं शायद एक बार थोड़ा सा नोट्स में बिजी हूँ। मई के बाद में आपके GK GS में, आपके जून में है ना CPO वाला पेपर? हाँ हाँ, तो अपन 15 मई के बाद में शुरुआत करेंगे कि ये मान लेना कि पिछले 10 साल 11 साल में जितने भी आपके GK GS के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक बार यहाँ अपन उनको क्लास में निपटा देंगे। कोशिश रहेगी उनकी एक्स्ट्रा क्लास, ये पहले तो देता हूँ, यहाँ नहीं आएंगे, इस क्लास में नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा क्लास में आएंगे। क्योंकि आपको एक बात पहले कह देता हूँ रे, आप है ना अपने पिछले 11 सालों के पेपर, कम से कम 11 साल बता रहा हूँ, कायदे से तो ये मान लो कि 2010 के बाद के सारे पेपर उठा के उनके क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो। और 2 चीजों में आपके लिए रामबाण है वो क्वेश्चन। कहाँ कहाँ बताऊं? इंग्लिश का वो पार्ट जहां ग्रामर पोर्शन नहीं है, समझ रहे हो? कौन सा? ये एडम फेजर वाला जो भी है ना सिस्टम आपका, ठीक है, इसमें। और एक दूसरा GK GS में, सिर्फ आपको करना क्या है, उस टाइम का जो करंट क्वेश्चन था वो छोड़ दो। जो यदि स्टैटिक नहीं बना है कि एक फैक्ट बन गया हो तब बात अलग है कि वो पहली महिला हो या कोई पहला व्यक्ति हो। यदि ऐसा कोई पोर्शन नहीं बना है, स्टैटिक में नहीं आया है, उसको छोड़ दो। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप एक चीज का ये आपको उतना कॉन्फिडेंस देंगे कि जब आप पेपर खोलोगे ना,
जैसे मान लो सीपीओ में कितने क्वेश्चन आते हैं अपने जीके जीएस के, 50 आते हैं ना, 50 में से मैं आपको गारंटी शुदा कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन एग्जिट आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। हाँ ये हो सकता है, एग्जिट का अर्थ ये है कि ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे और क्वेश्चन को क्या कर दे, आंसर बना दे, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन आपको उनमें से 20 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, ये मेरा दावा है। यदि आपको 100% सिलेक्शन चाहिए। दूसरा एक चीज दिमाग में आपको पहले बता देता हूं रे, जीके और जीएस आपकी रैंक बनाते हैं। अभी अपनी कोचिंग का एक सीपीओ का लड़का मिला है, लगा है, ठीक है, शायद मैं आपको 5 या 7 दिन में उसे रूबरू करवाएंगे, ठीक है, तब आपको उसे मिलवाऊंगा, तब आपको वो बताएगा कि जीके और जीएस की अहमियत क्या है रैंक के मामले में। बाकी सबको आते हैं, पिटते हैं तो सारे के सारे यहीं पिटते हैं आके। जितनी इंग्लिश तुम्हें आती है उतनी सबको आती है लगभग, ये मान लेना। कोई एक आधे महानुभाव हैं जिनको ज्यादा आती है, तो जिनको इंग्लिश ज्यादा आती है ना, तो देखना उनकी मैथ में डब्बा गोल है, ये मैं क्लियर दे रहा हूं आपको फैक्ट। जिनको इंग्लिश आ रही है उनके मैथ में डब्बा गोल है। हाँ कोई 1-2% अपवाद हो उनकी मैं कह नहीं सकता। तो पहली वाली सालों के क्वेश्चन है, अपने आप को देखो, मैं बताऊं, मैं जो पढ़ा रहा हूं या मेरे जो नोट्स ग्रुप में आ रहे हैं उन सब्जेक्टों को छोड़ देना, इसके अलावा जो सब्जेक्ट बच के हैं ना उन्हें क्वेश्चन आप ही ढूंढोगे। जैसे हिस्ट्री बच गई है, तुम ही ढूंढोगे क्या आया है। हाँ उसका मैंने कहाँ से आए हैं इसका पहले वालों को सबको पता है कि ग्रुप में एक शायद आई थी, कह रहे हो ग्रुप में वो पीडीएफ, एक बुक की पीडीएफ आई थी ना, आई थी ना अतुल, आई थी ना। हाँ ढूंढ लेना, एक ग्रुप में एक बुक की पीडीएफ आई हुई है, उस बुक में सिर्फ यही चीज है कि आपके एग्जाम में अब तक आया क्या है जीके जीएस में, ठीक है, वहां से। हाँ लेकिन ध्यान रखना कुछ करेक्शन है उसमें, कुछ नहीं बहुत करेक्शन है उसमें, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पॉसिबल नहीं है। हाँ तो ये चीज ध्यान रखना। इसका लिखो रे अंतिम पॉइंट लिख देना, इस इस श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन, इस श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं, इस श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं। नोट लगाओ रे, नोट लगाओ, लिखो थोरियम का उपयोग, थोरियम का उपयोग परमाणु भट्टी में, थोरियम का उपयोग परमाणु भट्टी में छड़, थोरियम का उपयोग परमाणु भट्टी में छड़ के निर्माण में किया जाता है, रोड, छड़ के निर्माण में किया जाता है। अगला पॉइंट, थोरियम का उपयोग आजकल कैंसर के उपचार में किया जाता है। थोरियम लवण, अरे रुको 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 रुको, एक शब्द जोड़ो पहले, थोरियम लवण साल्ट, थोरियम लवण का उपयोग आजकल कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला पॉइंट, यूरेनियम कांच को हरा कर देता है, यूरेनियम लवण, यूरेनियम लवण कांच को यूरेनियम लवण कांच को हरा कर देता है। अगला पॉइंट, यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में, यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्टी में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, विद्युत उत्पादन
के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? अरे नाभिकीय विखंडन दर्शाएगा कि संलयन दर्शाएगा? ये विखंडन। ठीक है, हाइड्रोजन और सिर्फ ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या दर्शाते हैं? अरे संलयन दर्शाते हैं। इसके अलावा सारे के सारे क्या दर्शाएंगे? विखंडन दर्शाएंगे। तो लिख दो यूरेनियम से परमाणु विखंडन, यूरेनियम से परमाणु विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का उपयोग, प्लूटोनियम का उपयोग हृदय के, हृदय हार्ट, हृदय के गति प्रेरक के रूप में किया जाता है। गति प्रेरक के रूप में किया जाता है। एक नाम लिखो रे, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम। पहले आ गया क्या रे? आया था, आया था ना? शॉर्ट फॉर्म CANDU। CN से कनाडा, डी से ड्यूटेरियम और यू से यूरेनियम। अब देखो रे, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए आपको मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। ये देखो, यह परमाणु भट्टी स्टेब्लिश किसके द्वारा की गई है? कनाडा के द्वारा। पहला काम, पहला तो क्वेश्चन यहां से ये निकल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ईंधन के रूप में क्या काम में लिया जाएगा? यूरेनियम। और नियंत्रक के रूप में या शीतलक के रूप में किसको प्रयोग करेंगे रे? ड्यूटेरियम, अर्थात भारी पानी। ठीक है, तो लिख दो नीचे ईंधन के रूप में यूरेनियम। और शीतलक भारी पानी। भारी पानी बनाने की इंडिया में अथॉरिटी किसको है रे? भाभा अनुसंधान केंद्र को। इसके अलावा किसी को भी इस भारी पानी के बनाने की अथॉरिटी नहीं है। लिखा हुआ है ना उसमें? नहीं लिखा हुआ। कुलेंट बोलते हैं शायद, कुलेस्ट बोलते हैं, कुलेंट बोलेंगे रे। देखो रे, ये टॉपिक यहां होता है कंप्लीट, होता नहीं है सिर्फ टॉपिक टॉपिक कंप्लीट होता है। अपनी लास्ट की हेडिंग क्या होती है हर टॉपिक में? सम इंपोर्टेंट पॉइंट। तो हेडिंग लगाओ सम इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और इतने हैं कि लिखते लिखते थक जाओगे। अब देखो, इस टॉपिक के साथ मैंने एक काम किया है क्योंकि मेरे को पता था इस टॉपिक के नोट्स क्या हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। तो पीछे पीछे वो शॉर्ट ट्रिक वाले जो सिस्टम है ना, एक तो वो याद कर लोगे और एक इन सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लोगे। और जो बीच बीच में कहीं नोट लगे हैं ना, वो याद कर लोगे, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ये बात, क्योंकि आपकी शायद इस टॉपिक के पेज भरे होंगे कम से अब तक 25-30 के आसपास हो गए होंगे। मेरे हिसाब से 25-30 हो गए। 28 हो गए ना?
तो कम से कम 6 पेज और भर दोगे। इतने पॉइंट हैं। कितने हैं? एक, वैसे तो तुम लोग ये जितने भी है ना, ये फैक्ट हैं। इतने भी ज्यादा नहीं है रे, लगभग तुम्हारे पढ़े हुए हैं पहले से ही। हाँ, पहली पॉइंट लिखो रे। पहला लिखो, गैल्वेनीकरण क्रिया गैल्वेनीकरण क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स गैल्वेनीकरण क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जो लोहे पर जंग नहीं लगने देती। जो लोहे पर जंग नहीं लगने देती। रेडॉक्स किसको कहते हैं रे? जिसमें अपचयन एंड ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हो। तो नीचे लिख दो, रेडॉक्स बराबर अपचयन प्लस ऑक्सीकरण। हाँ, ऑक्सीडेशन। रेडुडेशन, रिडक्शन। हाँ हाँ, लोहे धातुएं। सेकंड पॉइंट, लोहे धातुएं कौन कौन सी हैं रे? लोहे धातुएं किनको सामूहिक रूप से लोहे धातुएं कहते हैं? Fe, CO और Ni, निकल। ये तो देख के बोल रही है। Fe प्लस CO प्लस निकल, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? एक साथ लोहे धातुएं कहते हैं रे, आयरन मेटल। अगला लिखो, मर्द धातुएं। मृदा धातुएं कॉपर, Ag एंड Au। कॉपर, Ag एंड Au। सिल्वर, सोना। अरे, एक लाइन शायद भूल गया, या अभी याद आई है, सोना आया तब। सोना में मैंने आपको ये नहीं लिखवाया ना गोल्ड में कि इसे धातुओं का राजा कहते हैं। यहां लिख दो इसको, सोना को धातुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि ये लाइन आई हुई है रे। किंग ऑफ मेटल, धातुओं का राजा। अगला लिखो रे, प्लेटिनियम धातुएं। प्लेटिनियम धातुएं ओस्मियम, प्लेटिनम, रोडियम,
रुथेनियम, इरिडियम, और पैलेडियम। इन सब को एक साथ प्लेटिनम धातुएं कहते हैं। ओस्मियम, प्लेटिनम, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम एंड पैलेडियम। ट्रांस यूरेनियम तत्व है। ट्रांस यूरेनियम तत्व है, किसको कहते हैं रे? बता के आ गया पहले ही। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट किसको कहते हैं? और बताओ। समझतानी हो तो समझतानी की कहेंगे। और कोई बताओ। हाँ, हाँ, यूरेनियम पढ़ाया था तब लिखवाया था फिजिक्स में। लिखवा के आया हूं, ट्रांस यूरेनियम तत्व है। हैं? यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व है। एक लाइन और जोड़ इसमें साथ में। तेरा आधा आंसर फिट बैठ गया है, लेकिन एक शब्द के बिना अधूरा है। यूरेनियम के वे बाद के वे तत्व है जिनको व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन है क्या रे वो? रेडियो एक्टिव। क्या कहलाते हैं आपके? ट्रांस यूरेनियम। याद आया कुछ? लिखो, लिख देना यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। इनका निर्माण इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। इनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। प्रिया, तेरे को दांत काटने के लिए एक चाहिए, अब वो कोमल नहीं आ रही तो ये मिल गई। अच्छा, मैं ना यहाँ कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग चालू करवाऊंगा तो तुम लोग 40 मिनट दांत काटते मिलोगी। मैं हंसना बहुत अच्छी बात मानता हूँ, लेकिन तब तो मत हंसो जब मैं लिखवा रहा हूँ। मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि अपन कुछ गलत लिखा रहे हैं। सही है गलत है? हाँ, देखो रे, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अरे क्वेश्चन लिखो। लिखो, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 6 माह है। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 6 माह है, तो इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग 6 डीके, 6 यानी खत्म। 6 होने में कितना समय लगेगा?
किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 6 माह है तो उसका 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा? अब लगाओ दिमाग और पहले क्वेश्चन पे लिखो एसएससी सीजीएल 2018 और 2 शिफ्टों में एक साथ सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये। 9 मना 8 मना कता 40,000 4.5 6 महीना तो पहले ही लगा दिया यार मैं आदमी 8 महीने एक बार है ना, एक बार चाहे वो बायोलॉजी रही हो चाहे मैथ रही हो ऊपर हाथ कर दो। एक बार लगे उसकी सौगन है, माँ बाप की, भाईले की, भाईली की, कोई की जिसकी लगे उसकी। हाँ अर्धायुकाल नहीं आया था केमिस्ट्री में, क्यों 11 12 नहीं पढ़ गया ये पास कोरोना की वजह से पास हो गया है वो। T1/2 नहीं आया था, आया था फिर हाँ, यानी आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। यदि आप इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो ना तो आपको डूब मरना चाहिए, सही बता रहा हूं। देखो एक बार इस क्वेश्चन को इधर देख लो रे, ये इसी पे लागू नहीं होगा, ये अर्धायुकाल वाले क्वेश्चनों में चाहे किसी का ही पूछ ले सब पे लागू होगा। ये जो अभी तरीका बता रहा हूं ये देखो, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व हो रे, कोई भी तत्व है, चाहे कोई पदार्थ बोल दे, कोई तत्व बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है। यदि आपको उसका पहला अर्धायुकाल दिया हुआ है, अर्धायुकाल का अर्थ क्या होता है पहले कोई बताएगा मेरे को? आधा। क्या आधा? इसकी मात्रा। यदि पहले आपने 1 kg मात्रा ली थी तो उस 1 kg को 500 ग्राम तक आने में कितना समय लग रहा है रे? 6 माह। अपन 1 kg मान लेते हैं, कितनी भी हो सकती है, 100 किलो 1000 किलो कितनी मान लो, इसको आधा आने में कितना समय लगा? 6 माह। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इस 500 ग्राम को 250 ग्राम आने में भी 6 माह का ही समय लगेगा। इस 250 ग्राम को, अरे कहां जा रहा है, इस 250 ग्राम को 125 ग्राम आने में भी कितना समय लगेगा रे? 6 माह। इस 125 ग्राम क्या दे? 12.5 62.5 12.5 कितना समय लगेगा रे? 6 माह। ये चीज फिट कर लो दिमाग में और कुछ नहीं है। अब देखो ये 1/2, ये इस यदि इस हिसाब से चलोगे तो इसका कितना है? 1/4। तो मैंने 1/4 को और 1/2 को जोड़ के फिर अब मैंने कितना पूछ लिया रे? 3/4। ठीक है, अगला ये आगे जोड़ सकता है, ये चौथाई निकालने आपको आने चाहिए मैथ के हिसाब से। तो ध्यान रखना कितना भी बोल दे, जितना बोले देखते जाओ कि कितने आधे हो रहे हैं। एक आधा, दूसरी बार, तीसरी बार। अब अगला आपको ये कह दे कि 125 ग्राम तक आने में कितना समय लेगा, तो कितने समय टाइम हो गए? एक टाइम पीरियड, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा टाइम पीरियड, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा रे आपका? 18 महीने। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना रे आज से। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एक बार आ चुका है तो दोबारा भी आ जाएगा। और मैं इतना दावा कह रहा हूं रे, किसी का सही नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बीच वाला, ये सब क्या सोचते हैं, जो जितना तुम सोच रहे थे ना, देखो यदि कोई असली तरीके से जाएगा ना, बताऊं कहां पे जाएगा आंसर में? 9 महीने पर। 9 महीने पे जाएगा, पहला आंसर यही मिलेगा आपको। क्यों जाएगा? क्योंकि 6 माह में कितना आ गया? 1 से 250 500 ग्राम। अब उसका तो आधा ही तो कम हो रहा है, तो क्या सोचा कितना समय लेगा रे? 3 महीने। 3 और 6 जोड़ के अगला आपको 9 महीने आंसर देगा, पहला ऑप्शन, और तुम लोग वही करके आओगे। अब ध्यान रखना आगे से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है
कि मात्रा कितनी बार कम हो गई है, कितनी बार आधी हो गई है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार बोल दे, आपको सारे टाइम पीरियड को आपस में क्या कर देना है रे, गुणा कर देना है। यानी जितनी बार पांच बार हुआ तो 6 महीने दिए हुए हैं, तो कितने महीने हो जाएंगे रे, 30 महीने हो जाएंगे। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12 महीने। अब है ना बायोलॉजी वाले ऊपर हाथ करो, बायोलॉजी वाले जिनके बायोलॉजी रही है 11th 12th, आए लगे उसकी सौगन ऊपर हाथ करो। 1 2 3 4 5। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सुनना रे। एक बैक्टीरिया है, क्वेश्चन सुन लो इधर है बायोलॉजी वाले पहले। एक बैक्टीरिया है, इसको मैंने एक चाय के कप में डाल दिया है। क्या कर दिया है रे, चाय के कप में डाल दिया है। यह बैक्टीरिया 1 मिनट में एक बार विभाजन करता है रे। 1 मिनट में कितनी बार विभाजन करता है, एक बार। तो इस कप को भरने में पूरा समय कितना लगेगा। इस कप को भरने में कितना समय लगेगा। नीट की एग्जाम का आज तक का इतिहास का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। समसूत्री विभाजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है ना कि मियोसिस। ढूंढ के आना कल इसका आंसर, या कारण ढूंढ के आना। आंसर मैं बता देता हूं, 59 मिनट, 59 मिनट लगेंगे आंसर ढूंढ के आना। हाँ, इसको आधा भरने में 30 मिनट लगेंगे यहां तक आने में, फिर आगे विभाजन करने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर ढूंढ के आना, ये 59 मिनट क्यों आया।